आज हमारा टॉपिक है करंट। करंट यानी विद्युत धारा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि करंट किसे कहते हैं। जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है यानी इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो जाता है। उसी चार्ज को हम करंट कहते हैं। करंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को समझना होगा और इलेक्ट्रॉन्स को समझने से पहले हमें पदार्थ को समझना होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। देखो, पदार्थ कोई भी थिंग्स जो जगह घेरती है और जिसमें वेट होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब जो ये पदार्थ होता है ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है, यानी बहुत सारे छोटे छोटे अणु होते हैं, वो मिलकर एक पदार्थ की रचना करते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, इनसे मिलकर एक पदार्थ की रचना होती है। अब जो ये अणु होते हैं ये भी बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी छोटे छोटे परमाणु होते हैं वो अणुओं की रचना करते हैं। इन परमाणुओं को हम एटम कहते हैं। यानी ये छोटे छोटे एटम परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और ऐसे बहुत सारे अणु मिलकर एक पदार्थ की रचना करते हैं। ये एक परमाणु स्ट्रक्चर है। देखो, इस परमाणु स्ट्रक्चर में ये नाभिक होता है परमाणु का, इसे हम नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। देखो, जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये नाभिक में स्थित होते हैं। उसके बाद जो परमाणु है इसके बाहर बहुत सारी ऑर्बिट है। ऑर्बिट यानी कक्षाएं होती हैं। इन ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे ये जो मैंने ब्लू कलर से दर्शाया गया है ये सारे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन है जिनको मैंने ब्लू कलर से दर्शाया है। इन इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक चीज और होती है, किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है। क्योंकि जितना किसी भी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही किसी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होता है। तभी जाकर जो परमाणु है वो अपने बैलेंस में रह पाता है। बाकी जो बचे हुए न्यूट्रॉन्स होते हैं इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके केंद्र में स्थित रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विभिन्न ऑर्बिटों में यानी अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए रहते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो तरह से चक्कर लगाते हैं। एक तो ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और एक ही अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो तरह की गतियां करते हैं। एक होती है ध्रुवण और दूसरी होती है चक्रण। यानी ध्रुवण का मतलब होता है वो अपने अक्ष पर घूमते हैं और चक्रण का मतलब वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से जो परमाणु होता है वो अपनी बैलेंस कंडीशन में होता है। ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इनका जो आकर्षण बल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है। इसी कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस परमाणु में जुड़े रहते हैं, यानी प्रोटॉन्स के पास रहते हैं। लेकिन एक चीज होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोटॉन्स के पास है यानी नजदीक है, उस इलेक्ट्रॉन्स पर प्रोटॉन्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है यानी आकर्षण बल है वो ज्यादा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स दूर हैं उन पर इन प्रोटॉन्स का आकर्षण बल बहुत कम होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा दूर होते हैं उन पर आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। यानी जो प्रोटॉन्स का जो आकर्षण बल है वो नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होता है और जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर कम होता है। जब इस इलेक्ट्रॉन्स को ईएमएफ दिया जाता है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया जाता है तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इस परमाणु को छोड़कर आगे गति करने लग जाता है। ये इसलिए गति कर पाता है कि इस पर जो नाभिक का जो आकर्षण बल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में कम है। इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। जिन इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है यानी आकर्षण बल कम होता है उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ईएमएफ दिया जाता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव करने लग जाता है, यानी ये जो परमाणु को छोड़कर आगे गति करने लग जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर आगे गति करने लगता है तो उस कंडीशन में एक विद्युत आवेश पैदा होता है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है। उसी चार्ज को हम करंट कहते हैं। यानी करंट क्या होता है कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है परमाणु को छोड़कर आगे गति करने लगता है यानी आगे फ्लो होने लगता है, उस कंडीशन पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है यानी विद्युत आवेश पैदा होता है। उसी आवेश को हम करंट कहते हैं। अब आप ये तो समझ ही गए कि इलेक्ट्रॉन्स गति कैसे करता है।
तो जब इलेक्ट्रॉन्स को ईएमएफ दिया जाता है यानी वोल्टेज दी जाती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो परमाणु को छोड़कर आगे की तरफ मूव करने लग जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स परमाणु को छोड़कर आगे की तरफ मूव करता है तो उस कंडीशन पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो जाता है। यानी क्या पैदा हो जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे हम विद्युत आवेश भी कहते हैं। इसी चार्ज की एक निश्चित समय में बहाव की मात्रा करंट कहलाती है। करंट क्या होता है कि जब किसी चालक में यानी किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो जाता है, और जो ये चार्ज जिस दर से उस सर्किट में बहता है यानी जिस उस कंडक्टर में बहता है उसे ही हम करंट कहते हैं। अब आप ये तो समझ गए कि जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से एक चार्ज पैदा होता है और उसी चार्ज की रेट को हम करंट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उस पर चार्ज कितना होता है, यानी कितना नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। एक इलेक्ट्रॉन्स पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का आवेश होता है। अब बात करते हैं हम जो करंट होता है इसकी यूनिट क्या है। करंट को हम एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। करंट मापने की जो इकाई है वो एम्पियर होती है। अब आप ये तो जान गए कि जो करंट की यूनिट है वो एम्पियर है। अब हमें ये जानना है कि एक एम्पियर का मतलब क्या होता है। देखो, एक एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम प्रति सेकंड। यानी 1 कूलम आवेश अगर 1 सेकंड तक फ्लो हो रहा है उसे हम 1 एम्पियर बोलेंगे। अब हमें यह जानना है कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 एम्पियर करंट में होते हैं 6.28 इंटू 10 की पावर 31 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड अगर किसी वायर में किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहे हैं तो उस करंट को हम 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। अब तक हमने ये तो जान लिया कि करंट किसे कहते हैं, लेकिन अब हमें ये जानना है कि जो करंट होता है उसका फ्लो कंडक्टर में ही क्यों होता है, इंसुलेटर में क्यों नहीं होता। तो इसे समझने से पहले हमें कंडक्टर और इंसुलेटर की संरचना को समझना होगा। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहले वो पदार्थ जिन्हें हम चालक कहते हैं, दूसरे ऐसे पदार्थ जिन्हें हम अर्धचालक कहते हैं, और तीसरे ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम अचालक कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चालक का क्या मतलब होता है। देखो, चालक का मतलब होता है कंडक्टर। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाता है उसे हम कंडक्टर यानी चालक कहते हैं। दूसरे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता, उन्हें हम अचालक कहते हैं। तीसरे ऐसे पदार्थ होते हैं इनमें सामान्यतः करंट का फ्लो नहीं होता, लेकिन अगर इनमें कुछ अशुद्धि मिला दी जाए तो इनमें भी करंट का फ्लो होने लग जाता है। चालक में करंट का फ्लो आसानी से क्यों होता है जबकि अचालक में करंट का फ्लो नहीं होता, और अर्धचालक में कुछ अशुद्धि मिलाने पर ही करंट का फ्लो होता है। इसे समझने से पहले हमें इनकी परमाणु संरचना को समझना होगा। देखो, चालक वो पदार्थ होते हैं जिनके जो परमाणु का जो लास्ट ऑर्बिट होती है यानी अंतिम कक्षा होती है उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं जिनके अंतिम ऑर्बिट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे होते हैं इंसुलेटर। अचालक यानी ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु के अंतिम ऑर्बिट में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, इसमें चालक की परमाणु संरचना दिखाई है। जो ये कंडक्टर है इसके परमाणु की अंतिम ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर जो नाविक का जो आकर्षण बल है यानी अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम होता है। अगर इसको थोड़ा सा भी हम ईएमएफ दें यानी थोड़ी सी भी वोल्टेज दें तो जो ये इलेक्ट्रॉन है अपने परमाणु को छोड़कर आगे की तरफ मूव करने लग जाता है, इसलिए हम इसे चालक कहते हैं। इसी कारण इसमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाता है। दूसरे पदार्थ होते हैं अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। देखो, जो सेमीकंडक्टर होता है इसके परमाणु की अंतिम ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, अगर किसी भी परमाणु की अंतिम ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उनमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी परमाणु की अंतिम ऑर्बिट में 4, 5, 6, 7, 8 जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतना ही करंट का फ्लो आसानी से नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जिन परमाणुओं की अंतिम ऑर्बिट में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उन परमाणुओं में
करंट का फ्लो आसानी से नहीं हो पाता, यानी वो परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागते। अब देखो जो ये सेमीकंडक्टर है, इसके अंतिम ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसमें कोई अशुद्धि मिला दें, अशुद्धि का मतलब होता है कोई दूसरा पदार्थ इसके साथ दूसरे पदार्थ की क्रिया करा दें, तो दूसरे पदार्थ की क्रिया कराने पर क्या होता है, या तो वो जो दूसरा पदार्थ है इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन देने से क्या होता है कि ये जो चारों हैं ये तो बैलेंस में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, बाकी का जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। और या दूसरी ऐसी कंडीशन होती है, इसमें से कोई पदार्थ ऐसा भी होता है जो इसके साथ क्रिया करके इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस पर क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने पर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, फिर भी एक चालक बन जाता है। यानी इसमें कुछ अशुद्धि मिलाने पर ही एक चालक की तरह वर्क करने लग जाता है। वही कंडीशन मैंने आपको अचालक में बताई। अचालक में देखो इसकी अंतिम ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, जो ये 5 इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के साथ बैलेंस में रहते हैं। इस कारण से इसमें अगर हम ईएमएफ देते हैं तो इसमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता। देखो चालक की श्रेणी में आता है तांबा, ठीक है, जस्ता, एल्यूमिनियम, लोहा, सिल्वर, ये सब कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में सिर्फ 2 ही पदार्थ होते हैं, एक होता है जर्मेनियम और जो दूसरा पदार्थ है उसे हम कहते हैं सिलिकॉन। ये जो हमारी पृथ्वी है इस पर सिर्फ 2 ही सेमीकंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, जिसके अंतिम ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2 ही पदार्थ हैं ऐसे, एक है जर्मेनियम और दूसरा है सिलिकॉन। तीसरा आता है अचालक। अचालक का मतलब होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर आपकी जो सूखी हवा है, रबड़ है, लकड़ी है, कागज है, ये सब इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि चालक और अर्धचालक और अचालक इनमें क्या अंतर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चालक होता है उसमें आप थोड़ी सी भी वोल्टेज दें तो उसमें करंट का फ्लो आसानी से होने लग जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारा जो अचालक है या अर्धचालक है इनमें भी करंट का फ्लो होने लगता है। तो इसका क्या कारण होता है, जैसे एक कॉपर का परमाणु है, तो जब हम कॉपर को वोल्टेज देते हैं, ईएमएफ देते हैं, तो कॉपर का जो परमाणु होता है उसकी अंतिम ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर ज्यादा आकर्षण बल नहीं होता, नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा नहीं होता, तो हल्के से वोल्टेज पर भी ये मूव कर जाता है। लेकिन जब हम अर्धचालक और अचालक को हाई वोल्टेज देते हैं तो हाई वोल्टेज पर इनमें करंट का फ्लो आसानी से होने लग जाता है। उसका एक कारण होता है कि जब हम हाई वोल्टेज देते हैं तो जो ईएमएफ का मान ज्यादा रहता है और जो नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसका मान कम हो जाता है। आपने देखा होगा कागज हो, लकड़ी हो, जब उसे हम हाई वोल्टेज देते हैं तो उनमें भी करंट आने लग जाता है। अब इसका बस यही कारण होता है कि जो हाई वोल्टेज होते हैं वो नाभिक के अट्रैक्शन फोर्स से उनका मान ज्यादा होता है, इस वजह से उसमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाता है। लेकिन नॉर्मल वोल्टेज पर इनमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता। जिस वोल्टेज तक इनमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता, यानी जितनी वोल्टेज को ये सहन कर लें और उनमें अपने अंदर से करंट का फ्लो नहीं होने दें, उस वोल्टेज को उस पदार्थ की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। देखो जो ये अचालक होता है कम वोल्टेज पर तो अपने अंदर से करंट का फ्लो नहीं होने देता, लेकिन जब वोल्टेजें ज्यादा बढ़ जाती हैं तो इसके अंदर भी करंट का फ्लो होने लग जाता है। तो जो इंसुलेटर होता है वो जितनी वोल्टेज को सहन कर सकता है, यानी जिस वोल्टेज के कारण इसमें से करंट का फ्लो नहीं हो पा रहा है, जितनी वोल्टेज तक ये अपने अंदर से करंट के फ्लो को रोक रहा है, उस क्षमता को उस पदार्थ की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है करंट की दिशा। अब हम जानेंगे कि जो करंट की डायरेक्शन क्या है। देखो जो करंट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। उसका एक कारण होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। लेकिन जो करंट होता है, करंट की डायरेक्शन इसके बिल्कुल विपरीत होती है, यानी जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। जो करंट की डायरेक्शन हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डायरेक्शन हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है।